Indian students, engineers, doctors, researchers have contributed enormously to US economy and innovation ecosystems. But the recent changes in J1 visa, F1, H1B visa are being seen in India as hurting the core pillar of people-to-people relationship. What does your administration have to say about this in regard to Indians and the message to Indians in this regard? भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मंच से एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, हौडी मोदी, नमस्ते ट्रंप कैमरों के सामने गले मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हज़ारों भारतीय परिवारों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका में 15,000 से ज़्यादा भारतीय टेक कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। H1B वीज़ा पर गए भारतीयों के सामने अब नया संकट खड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 60 दिनों में नई नौकरी ढूंढो वरना अमेरिका छोड़ो। सोचिए, जिस देश को भारतीय युवाओं ने अपने सपनों की मंजिल समझा, जहां पहुंचने के लिए लाखों परिवारों ने ज़मीन बेची, कर्ज लिया, बच्चों को कोचिंग भेजी, आज वही लोग डिपोटेशन के डर से जी रहे हैं। जी हां, आप लोग स्वतंत्र देख रहे हैं और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी हूं। आज बात सिर्फ अमेरिका की नहीं होगी, आज बात होगी भारत की अर्थव्यवस्था की, मोदी सरकार की विदेश नीति की और सच की, जिस पर शायद टीवी डिबेट में बात नहीं होती। जी हाँ, एक रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर में छपी है उसके मुताबिक अमेरिका की बड़ी टेक कंपनी मेटा, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनियों ने लगातार छटनी शुरू कर दी है और छटनी हुई है। इन छटनियों का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ा है, क्योंकि अमेरिका टेक सेक्टर में H1B वीज़ा पर काम करने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का नियम साफ है, अगर H1B वीज़ा पर नौकरी चली जाए तो सिर्फ 60 दिन का समय मिलता है नई नौकरी ढूंढने के लिए। अगर नई कंपनी स्पॉन्सर नहीं बनी तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा और यही डर आज हज़ारों भारतीयों परिवारों के सिर पर मंडरा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ऐसे परिवार की कहानी भी सामने आई जहां लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर डरे हुए हैं, घर की EMI को लेकर परेशान हैं और कई परिवार अब वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर भारत और अमेरिका इतने बड़े दोस्त हैं, अगर मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी मजबूत है, तो फिर भारतीय पेशेवरों के हितों की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकी? जब अमेरिका H1B नियम सख्त कर रहा था, जब ग्रीन कार्ड बैकलॉग बढ़ रहा था, जब हज़ारों भारतीयों की नौकरी जा रही थी, तब भारत सरकार ने खुलकर दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या दोस्ती सिर्फ स्टेज शो तक सीमित रह गई? क्या विदेश नीति सिर्फ फ़ोटो और इवेंट मैनेजमेंट तक बनकर रह गई? अब आपको 10 बड़े डेटा फैक्ट्स बताते हैं, जी हाँ, जो इस संकट की गंभीरता समझाते हैं। जी, पहला तथ्य, अमेरिका में H1B वीज़ा पाने वालों में भारतीय सबसे बड़ी संख्या में। दूसरा, नौकरी जाने के बाद सिर्फ 60 दिनों का समय मिलता है नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। तीसरा, ग्रीन कार्ड बैकलॉग में 11 लाख से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। चौथा, कई भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 15 साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। पांचवा, AI और ऑटोमेशन के कारण अमेरिकी टेक सेक्टर में तेज़ी से नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। छठा, भारतीय IT कंपनियों को मिलने वाले नए H1B अप्रूवल लगातार घट रहे हैं। सातवां, लिंक्डइन और कई रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल अब भारत लौट रहे हैं। आठवां, भारत में पहले से करोड़ों युवा बेरोजगारी और कम सैलरी से जूझ रहे हैं। नवां, भारत का IT सेक्टर लंबे समय से अमेरिकी आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहा है। और 10वां,
सबसे बड़ा तथ्य है। अगर लाखों भारतीय वापस लौटे तो भारत के पास उनके लिए पर्याप्त हाई पेइंग नौकरियां नहीं है। यही सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका में नहीं नौकरी जाने की खबर नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का आईना भी है। आज भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल लाखों डिग्रियां बांट रहे हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है? सरकार स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरते भरते उम्र पार कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे रहा है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और विदेश जाने का रास्ता भी अब मुश्किल होता जा रहा है। यानी संकट दो तरफ से है। अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, और भारत में युवा पूछ रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस भारतीय टैलेंट ने अमेरिका की टेक कंपनी को खड़ा किया, कंपनियों को खड़ा किया, जी हाँ, आज वही भारतीय सबसे पहले निकाले जा रहे हैं। और जिस सरकार ने विदेश नीति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, आज वही सरकार इस मुद्दे पर लगभग खामोश दिखाई देती है। क्या भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिल सके? क्या मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं वास्तव में इतनी नौकरियां पैदा कर पाईं? या फिर भारत का युवा सिर्फ डेटा और भाषणों में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि सच्चाई यही है, अगर विदेशों के दरवाजे बंद होने लगे तो भारत के अंदर बेरोज़गारी का विस्फोट और बड़ा हो सकता है। एक तरफ दोस्ती की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ डिपोर्टेशन का डर। एक तरफ बड़े बड़े विदेशी दौरे हैं, दूसरी तरफ भारतीय परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर दुनिया की सबसे चर्चित दोस्ती भी भारतीयों को सुरक्षा नहीं दे सकी, तो फिर इस विदेश नीति का फ़ायदा आखिर किसे मिला? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलते चलते सीनियर जर्नलिस्ट कादम्बिनी शर्मा ने हैदराबाद हाउस में जब अमेरिका से आए लोगों से ये सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था, वो भी सुनते रहिए। Good afternoon. I'm Kaदम्बिनी Sharma. I'm an independent journalist. I have a question for both of you. First, Secretary Rubio, to you. Indian students, engineers, doctors, researchers have contributed enormously to US economy and innovation ecosystems. But the recent changes in J1 visa, F1, H1B visa are being seen in India as hurting the core pillar of people-to-people relationship. What does your administration have to say about this in regard to Indians and the message to Indians in this regard? Dr. Jaishankar, to you, my question is, India today has strong relations with UAE, the Gulf countries, Israel, Iran, and of course, US here. And how confident are you of managing all these relations at this time in the current situation? Would you say it is an example of multi-alignment? Thank you. Thank you. Let me just handle on the, first of all, I take and accept what you've just said about the contribution that Indians have made to the U.S. economy. Over $20 billion have been invested in the U.S. economy by Indian companies. We want that number to continue to increase. And obviously the expertise as well that they've provided into our economy has been very, very valuable. I don't want you to view, or anyone, I made this point yesterday in an interview, the changes that are happening now, or the modernization of our migration system into the United States, is not focused, it's not India specific, it is global, it's being applied across the world. We are in a period of modernization. And I'll be frank and honest with you because it's important to talk about this. We've had a migratory crisis in the United States. This is not because of India, but broadly, we had over 20 million people illegally enter the United States over the last few years, and we've had to address that challenge. In addition to that challenge, and I think this is true for India, this is true for every country in the world, okay? Everything that you do as a country needs to be in your national interest, and that includes your immigration policy. The United States, I believe, is the most welcoming country in the world on immigration. Every single year, 1 million people, roughly, become permanent residents of the United States and contribute greatly.
My parents entered the United States as permanent residents in 1956 from Cuba. And so it's a process that's enriched us. But it has to be a process that's adjusted in every era to the realities of the modern times in which you live. And it's long overdue. So the United States is currently undergoing a process of reforming the system by which we choose how many people come into our country, who comes in, when they come in, etc. Anytime you undertake a reform, anytime you undertake a change in the system by which you admit people, or frankly, anytime you undertake a reform in any system, not just on immigration, there's going to be a period of transition that's going to create, some friction points and some difficulties and so forth. Ultimately, we think when this process is in place, once this process has been modernized, and that's really what it is, we are modernizing the U.S. immigration system for the 21st century so that it is an immigration system that's not just good for the America, but it's also good for the people that are coming. Once we are complete and once we've done the work of modernizing that system, I think we're going to come up with a system, we're going to wind up with a system that's more efficient and even better than the previous system, and in some ways may prove to be even more beneficial than the previous system was to people from India that seek to enter the United States to work and innovate. But obviously there's going to be a period of adjustment along the way. So what I want to leave clear is that the changes, while they may be having a disproportionate impact on a place like India that provides so many high-skilled workers to the U.S. economy, it is not a system that is targeted at India. It is one that's being applied globally. But we're in a period of transition, and like any period of transition, there's going to be some bumps on that road. But we think ultimately our destination is going to be a better system, a more efficient system, one that works better than the one that we had in place previously, and more sustainable, by the way. Your question on the Iran Gulf, the conflict which is going on. Well, look, India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. So we have, and we have real interest there. So for us, the challenge in this situation is how to maintain all these relationships, how to protect our equities, how to advance our interests. And we don't look at it as a zero-sum game. We have to manage and actually take care of all these accounts. So having said that, I would say there are some general principles by which we would approach this region. Obviously, we want peace and stability in the region. For us, the welfare, the well-being of the diaspora is crucial. 3, we want to see energy prices go down because we are a very big importer of energy and much of it comes from that region. 4, as I stated in my remarks, we very much are in favor of safe and unimpeded maritime commerce through the region. And what we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. And in a way, of course, every situation is unique. But I think we will find increasingly in the world that there will be conflicts or difficult situations where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. Thank you, sir.